नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग बिहार स्टेट के लिए दो तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और वो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं कि सबसे पहला कि जब फॉर्म के लिंक यानी फॉर्म भरना शुरू होगा तो उसमें हमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए और साथ ही साथ हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, क्योंकि ये दो चीज बच्चों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और बच्चे सबसे ज्यादा यही पूछते हैं। और तीसरा कि इतना कम समय है, अक्टूबर में ही पेपर है, तो इतने कम समय में हम अपनी तैयारी किस तरीके से बेहतर करें और हम अपनी तैयारी में क्या चीज करें, है ना। चलिए, तो अब हम लोग इन्हीं तीन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आएंगे और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो सबसे आसान है, आइए पहले हम लोग वो देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले पेपर 2 के बारे में देखेंगे, है ना। पेपर 2 के लिए, पेपर 2 में यदि आपने ये तय किया है कि भाई मैं जैसे पेपर 2 जो होता है वो आपका 11th और 12th वर्ग वाला होता है, ठीक है, और जो पेपर 1 होता है वो 9th 10th वर्ग वाला। तो यदि सबसे पहले हम पेपर 2 के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे बात करें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा माथापच्ची होती नहीं है ना, तो हम लोग आराम से हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि जैसे आपने ये सोचा है कि आपको फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है और आपने सोचा कि भाई मुझे फिजिक्स का ही, है ना, शिक्षक बनना है इंटर कॉलेज में, है ना, बिहार में। तो उसके लिए पहले तो हमें पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा स्टेट में, तब ना। तो अगर फिजिक्स का शिक्षक बनना है तो इसके लिए आपका कौन सा, है ना, सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी में आखिर ऐसा क्या सब्जेक्ट है जिससे आप पेपर 2 में अपीयर हो सकते हैं। या तो आपने मास्टर्स किया हो फिजिक्स में, है ना, फिजिक्स में मास्टर्स किया हो, जैसे एमएससी लोग करते हैं ना फिजिक्स में, तो आपने किया हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से आपकी मास्टर डिग्री हो, जैसे बहुत लोग एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से कर लेते हैं, है ना, या फिर आपने एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से, या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स, इनमें से अगर आपका कोई भी पीजी डिग्री है ना, तो आप डायरेक्ट जो है फिजिक्स के लिए पात्र हो। केमिस्ट्री के लिए अगर हम देखें तो जैसे कि केमिस्ट्री या तो आपने एमएससी केमिस्ट्री से किया है या तो एमएससी आपने बायोकेमिस्ट्री से किया है। तो बायोकेमिस्ट्री वाले बच्चे और केमिस्ट्री वाले, अगर दोनों में से किसी से भी आपने एक पीजी किया हुआ है तो आप केमिस्ट्री के शिक्षक बनने के लिए पात्र हैं, यानी कि आप स्टेट पेपर 2 में केमिस्ट्री सब्जेक्ट से बैठ सकते हैं। अब आते हैं इकोनॉमी की। तो यदि इकोनॉमी का जो है अध्यापक बनना चाहते हैं तो पेपर 2 में अपीयर होने के लिए इकोनॉमिक्स के लिए या तो आपने इकोनॉमिक्स से पीजी किया हो या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स से या बिजनेस इकोनॉमिक्स से, इनमें से अगर आप किसी से भी मास्टर्स है तो आप इकोनॉमी में अपीयर हो सकते हैं। कॉमर्स के लिए यदि आपको कॉमर्स का अध्यापक बनना है, वो भी एकदम इंटर कॉलेज में, तो मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स यानी आपका एमकॉम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एमकॉम। However, holder of degree of MCOM in applied and business economics shall not be eligible। यानी कि यदि आपका एमकॉम, यानी यहां लिखा है ना एमकॉम इन अप्लाइड या फिर एमकॉम इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो अगर इस तरह से आपने किया है तो ये आपके पात्र नहीं होंगे। सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए? मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए। अगर आपके पास एमकॉम इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स से आपने पीजी किया है तो आप जो है पात्र नहीं हो, सिर्फ ये वाले बच्चे पात्र हैं। बॉटनी या जूलॉजी, यदि आप इंटर कॉलेज में या तो बॉटनी का टीचर बनना चाहते हो या जूलॉजी का, तो देखिए क्या है, या तो आपने बॉटनी से मास्टर्स किया हो या जूलॉजी से मास्टर्स किया हो, या लाइफ साइंस से या बायो साइंस से या जेनेटिक्स से या माइक्रोबायोलॉजी से या बायोलॉजी से या बायोटेक्नोलॉजी से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, प्लांट फिजियोलॉजी से। तो अगर आप इनमें से किसी से भी मास्टर्स हो तो आप बॉटनी या जूलॉजी के अध्यापक बन सकते हो। अब आपके मन में ये आएगा, तो जैसे देखो बच्चों, ग्रेजुएशन तक तो जैसे यदि मेरा विषय केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी था
लास्ट ईयर मैंने केमिस्ट्री रखा और जूलॉजी रखा और मैंने बॉटनी छोड़ दी, तो मेरे पास तो एमएससी करने के दो ऑप्शन है, या तो मैं केमिस्ट्री से कर सकता हूँ मास्टर्स, या मैं बॉटनी से, मतलब बॉटनी तो मैंने छोड़ दिया है, या तो मैं जूलॉजी से मैं कर सकती हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे अगर जूलॉजी से इसने किया है तो भाई अगर हमारा एमएससी जूलॉजी है तो भी हम जूलॉजी के लिए पात्र हैं, और यदि हमारा एमएससी बॉटनी है तो बॉटनी के लिए पात्र है। मतलब कुल मिला के आप बॉटनी जूलॉजी के अगर अध्यापक बनना चाहते हैं तो इनमें से अगर आपकी किसी से भी मास्टर्स डिग्री है तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, यानी ये दोनों में आप सम्मिलित हो सकते हैं। अब बात करते हैं मैथ की, तो मैथ मास्टर्स में मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स अगर किसी से भी आपकी पीजी है तो आप मैथ्स पेपर 2 भर सकते हैं। बाकी बॉटनी और जूलॉजी में इनमें से चाहे आप बॉटनी से मास्टर्स हो, जूलॉजी से मास्टर्स हो, लाइफ साइंस से आपने एमएससी किया हो, या एमएससी बायो साइंस से किया हो, या एमएससी जेनेटिक्स से किया हो, इनमें से या एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से हो, या एमएससी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से हो, या फिर एमएससी प्लांट फिजियोलॉजी से हो, इनमें से हो तो आपके पास ऑप्शन है बॉटनी या जूलॉजी, मतलब किसी से भी एक पेपर है ना, पेपर 2 आप दे सकते हो। तो ये तो था मास्टर्स। मास्टर्स में इतना ज्यादा माथापच्ची नहीं होता जितना माथापच्ची होता है ये पेपर 1 में। पेपर 1 किसके लिए है, तो आपके वर्ग 9 से 10 के लिए ये आपका पेपर 1 है। अब पहला शुरू करते हैं गणित से, यानी कि अगर पेपर 1 आप गणित के अध्यापक 9 से 10 में बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए विषय, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो ये डिसाइड करता है कि भाई ग्रेजुएशन में हमारा क्या है, तभी तो उस हिसाब से हम अपना पेपर के लिए ऑप्शन डालेंगे। तो स्नातक स्तर पे गणित के साथ, यानी कि जब आप ग्रेजुएट लेवल पे हो तो गणित के साथ यानी गणित तो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यदि अगर मुझे मैथ का टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन में हमारा क्या होना चाहिए, भाई मैथ तो होना ही चाहिए। अब मैथ के साथ मेरा क्या ऑप्शन है, या तो मैथ के साथ मैंने फिजिक्स रखा है। भाई जैसे देखो, यदि मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, मैं अपने फ्रेंड का ही एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैंने सब्जेक्ट रखा केमिस्ट्री, क्योंकि मैं बायो ग्रुप की थी तो मैंने केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी रखा। मेरी फ्रेंड ने रखा, वो मैथ्स ग्रुप की थी तो उसने मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री रखा। लास्ट ईयर मैथ्स उसने 3 साल पढ़ा और लास्ट ईयर उसने फिजिक्स छोड़ दिया, मैथ और केमिस्ट्री रखा, तो 3 साल तो मैथ था। तो मैथ और मैथ के साथ उसने क्या रखा लास्ट ईयर में, केमिस्ट्री। बहुत लोग केमिस्ट्री छोड़ देते हैं, लास्ट ईयर तक आते आते मैथ के साथ फिजिक्स रखते हैं। तो इसमें लिखा है कि मैथ्स के साथ ही या फिजिक्स हो तो आप मैथ के लिए पेपर 1 मैथ सब्जेक्ट के लिए दे सकते हो, या मैथ के साथ मैथ तो होना ही चाहिए, या केमिस्ट्री हो, है ना, या तो केमिस्ट्री हो तो दे सकते हैं। अब देखो और क्या ऑप्शन ये आपको दे रहे हैं। कभी कभी हम भाई हमने अपने उसमें हो सकता है कि मेरा जो विश्वविद्यालय है उसमें मुझे और अच्छे अच्छे कोर्स मिल रहे हो, तो मैंने मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस रखा है। तो या तो मेरा मैथ्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या तो मैथ के साथ मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स रखा हो, ठीक है, या मैथ होना चाहिए। अब उसके अलावा आप चाहे जो रखो, या मैथ के साथ सीएस यानी कंप्यूटर साइंस रखा हो। तो यदि मेरा, और जनरली सबसे ज्यादा बेसिक यही होता है कि हम मैथ के साथ फिजिक्स रख लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सही रहता है। लगभग कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मिलती जुलती हैं, तो हम लोग अक्सर बच्चे मैथ्स के साथ फिजिक्स ही रखते हैं। बाकी कुछ लोगों को लगता है केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो मैथ्स के साथ केमिस्ट्री रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए तो इसमें क्या दिया हुआ है, तो आपके इसमें एक सेकेंड के, हाँ एक सेकेंड, हाँ तो इसमें क्या दिया हुआ है, अब या तो मैथ्स के साथ कंप्यूटर साइंस रख लीजिए, या रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री रख लीजिए, या स्टैटिक्स रख लीजिए। तो या तो हमारा क्या है, मैथ तो रहना ही चाहिए, मैथ के साथ हमने फिजिक्स रखा है तो भी हम पेपर 1 में मैथ्स के लिए है, या फिर मैथ्स के साथ हमने केमिस्ट्री रखा है तब भी हम क्या है पेपर 1 के लिए है, या तो मैथ के साथ हमने इलेक्ट्रॉनिक्स रखा है, या मैथ के साथ कंप्यूटर साइंस, तो हम मैथ के लिए दे सकते हैं। अब बात करते हैं विज्ञान की। तो स्नातक स्तर पे जो जंतु विज्ञान है यानी कि ग्रेजुएशन, अब जैसे देखो किसी बच्ची ने क्या रखा है, तो उसने जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री रखा है,
तो या तो अब जैसे साइंस के लिए हम थोड़ा विज्ञान के लिए देख लेते हैं ना, विज्ञान के लिए, विज्ञान में भी बहुत माथापच्ची नहीं है, बहुत बेसिक चीजें हैं। जैसे एक बच्ची ने क्या किया कि तीनों साल उसने क्या रखा है, तीनों साल हम जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री रखा है ना, लेकिन लास्ट ईयर आते आते उसने या तो केमिस्ट्री, है ना, केमिस्ट्री, या तो केमिस्ट्री के साथ उसने बॉटनी रख ली, या तो उसने बॉटनी के साथ जूलॉजी रख ली, या तो उसने, है ना, जूलॉजी के साथ केमिस्ट्री रखी, है ना, जूलॉजी के साथ केमिस्ट्री रखी। तो यही तो बन सकता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। या तो आपने केमिस्ट्री के साथ बॉटनी पढ़ी है, या तो बॉटनी के साथ जूलॉजी पढ़ी है, या जूलॉजी के साथ केमिस्ट्री पढ़ी है। तो ये आपका विज्ञान का है बच्चों, है ना। इनमें से अगर आपका है तो आप देखो, लिखा है स्नातक स्तर पे जंतु विज्ञान, वनस्पति एवं रसायन विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग, यदि आप इंजीनियरिंग के छात्र हो तो इंजीनियरिंग से स्नातक में उसने विज्ञान की विशेषज्ञता रखा हो। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा यदि आप बायोटेक्नोलॉजी से भी अगर आपने बीएससी किया है, या फिर आपने ग्रेजुएशन में माइक्रोबायोलॉजी से कर लिया है बीएससी, या आपने बीटेक माइक्रोबायोलॉजी से कर लिया, या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से कर लिया, इन सभी बच्चे विज्ञान के लिए पात्र माने जाते। तो या तो आप यहाँ पे देखोगे तो या तो हमने बीटेक कर लिया, अरे होता है बीटेक, बीटेक या तो माइक्रोबायोलॉजी वाले स्टूडेंट हो, या तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट हो। तो अगर ये सारे बच्चे हैं तो इनमें से अगर आपका कोई भी विषय अगर है ग्रेजुएशन में तो आप भर सकते हो, ठीक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है आपका सामाजिक विज्ञान वाला। एसएसटी का देखते हैं। एसएसटी में स्नातक स्तर पे सहायक विषय या ऑनर्स विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए। इनमें अनिवार्य, मतलब ये जितने भी विषय दिए हैं, अगर हम एसएसटी की बात करें तो देखो एसएसटी में ये 4 विषय हैं। एक है ज्योग्राफी, एक है हिस्ट्री, एक है आपका पोल साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस, और एक है आपका ये क्या है, ज्योग्राफी, है ना, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स। अब देखो, लेकिन इनका ये कहना है, यहाँ पे एक चीज अलग हो जाती है, मतलब इन चारों में से अगर किसी 2 से आप या तो अभी ऑनर्स हो या फिर आपका जो है सहायक विषय के रूप में आपका पास होना चाहिए, लेकिन इनमें से या तो इतिहास या तो एक भूगोल एक विषय जरूर होना चाहिए। यानी कि इसमें यह कह दिया है कि ज्योग्राफी या हिस्ट्री में से एक विषय होना चाहिए, बाकी इसके अलावा आप जो रखें। अब जैसे कि ज्योग्राफी या तो ग्रेजुएशन में आपने ज्योग्राफी के साथ पोल साइंस रखा होगा। जैसे देखो किसी बच्चे ने ज्योग्राफी, ये पॉलिटी और उसने सोशियोलॉजी रखा होगा, हो सकता है कि लास्ट ईयर आते आते उसने ज्योग्राफी रखा हो, सोशियोलॉजी रखा हो, और पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर में उसने छोड़ दिया, लेकिन फिर भी नहीं, थर्ड ईयर में छोड़ा जाता है ना, हाँ, थर्ड ईयर में आते आते उसने पॉलिटिकल साइंस छोड़ दिया हो, लास्ट में 2 विषय रखा हो, तब भी उसने पॉलिटिकल साइंस 2 साल पढ़ा है और ज्योग्राफी उसका है ही, तो इसका मतलब कि वो फॉर्म भर सकता है। या फिर ज्योग्राफी के साथ सेम कंडीशन है कि उसने इकोनॉमिक्स रखा हो, लास्ट ईयर आते आते हो सकता है बहुत लोग एजुकेशन 3 साल एजुकेशन और ज्योग्राफी और क्या रख लेते हैं, इकोनॉमिक्स, लेकिन अब कहीं भी सोशियोलॉजी जैसा विषय और जो है एजुकेशन जैसा इसमें दिया नहीं है, तो इसका मतलब कि इकोनॉमिक्स 2 साल रहा होगा, भले लास्ट में एजुकेशन और जो है ज्योग्राफी लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में रहा होगा, तो भाई क्योंकि इकोनॉमिक्स लास्ट ईयर आते आते उसको भाई कठिन लगा होगा, उसने छोड़ दिया होगा, तो उससे नहीं मतलब है, 2 साल तो इकोनॉमिक्स रहा था। तो लेकिन बस यही चीज है कि सब कुछ एलटी ग्रेड की तरह ही है ना, उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी की तरह, लेकिन ये जो मस्ट है, तो या तो बच्चा ज्योग्राफी के साथ पॉलिटिकल साइंस या तो ज्योग्राफी के साथ उसका ग्रेजुएशन में रहा हो, और लेकिन एक विषय के रूप में ज्योग्राफी या हिस्ट्री होना ही चाहिए, और या तो ज्योग्राफी इकोनॉमी हो या ज्योग्राफी के साथ उसका हिस्ट्री, तो ये वाला बच्चा भर सकता है। और नहीं तो अगर उसके पास हिस्ट्री हो या तो हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी रहा हो तो भी भर सकता है, या हिस्ट्री के साथ
है ना, उसने ज्योग्राफी ना रखा हो भाई, तो हिस्ट्री के साथ उसने पोल साइंस रखा हो, है ना, और मैक्सिमम बच्चा यही रखता है, हिस्ट्री और पोल साइंस, तो भी वो फॉर्म, है ना, पात्र है। या फिर हिस्ट्री के साथ उसने इकोनॉमिक्स रखा हो, तो ये भी पात्र है। यानी एक विषय के रूप में हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक होना चाहिए। अब उसके साथ आपने 2 साल कोई भी विषय पढ़ा हो, है ना, कोई भी विषय में, क्या इन्हीं चारों में से पढ़ा, है ना, क्योंकि इसमें ना एजुकेशन है ना सोशियोलॉजी, ये सब विषय नहीं दिया है ना, इन चारों में से 2 होना चाहिए और उन 2 में से एक हिस्ट्री या भूगोल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एसएसटी का है। अब किसका आता है, तो लगभग हम लोगों ने देख लिया है। अब भाषा से संबंधित विषय, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स, अनुसांगिक यानी सब्सिडरी विषय के रूप में पठित होना चाहिए। यानी कि आपका क्या होना चाहिए बच्चों, कि भाषा के रूप में या तो आपका ऑनर्स, यानी कि अगर आपको हिंदी, संस्कृत यानी जिस लैंग्वेज से जाना है उसमें आपका या तो ऑनर्स या तो आपका अनुसांगिक विषय होना चाहिए। बस, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों। और हो सकता है कि इसमें फिर से कंफ्यूजन रहे, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम सिंपल। यदि आपका हिस्ट्री रहा है, एजुकेशन रहा है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हिस्ट्री रहा है, एजुकेशन रहा है और आपने क्या रखा हुआ है, इकोनॉमिक्स रखा है, हो सकता है कि लास्ट में आते आते आपने एजुकेशन और हिस्ट्री ही रखा है, इकोनॉमी छोड़ दिया, लेकिन फिर भी 2 साल तो आपने इकोनॉमी पढ़ा है ना, तो आप पात्र हो। ठीक है ना, पात्र हो। लेकिन इन चारों में से 2 विषय आपका होना ही चाहिए ग्रेजुएशन में, उन 2 में से एक ज्योग्राफी और हिस्ट्री होना ही चाहिए, तो ऐसे में आप पात्र हो। ठीक है, चलिए, तो यहां तक क्लियर है। अब चलिए, तो हमने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बात की। अब हम लोग थोड़ा सा फॉर्म जब भरोगे तो कुछ स्कैन करके अभी से तैयार रखो डॉक्यूमेंट, है ना, अभी से। जैसे पहला तो ये मैट्रिक वाला तो सबके पास होता है, क्योंकि आजकल अंक पत्र के साथ ही प्रमाण पत्र दोनों अंकित करके मिलता है, तो इसका स्कैन करके आप रख लीजिएगा पहले से। फिर इंटर का भी प्रमाण पत्र और अंक पत्र लगभग एक साथ ही मिलता है, तो आप, और नहीं भी मिलता है तो भाई सबके पास होगा, इतनी गारंटी है ना, तो ये वाला भी स्कैन करके आप अपने पास रख लीजिएगा। अब स्नातक स्तर का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, यानी स्नातक, देखो स्नातक स्तर पे अंक पत्र लगभग सबके पास से है, और यदि अगर आपके पास डिग्री ना हो, जैसे आपने अपने यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से डिग्री नहीं निकलवाया, तो आपके पास अभी भी समय है, इन 2-3 दिनों में जाइए वहां से प्रोविजनल ले लीजिए, है ना, प्रोविजनल को ही स्कैन करके रख दीजिए। अब दूसरा है समस्या ये है, आप कहोगे मैम मैं तो हूं ही नहीं अपने कॉलेज के पास, मैंने पता नहीं कहाँ किया था और इतना कम समय का फॉर्म भरने का टाइम मिल रहा है, हम कैसे वहां जाके निकालेंगे। तो इसमें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये पात्रता परीक्षा है। यदि वो वाला कॉलम, क्योंकि बिना उसमें अपलोड किए आपका फिल नहीं होगा, यदि आप किसी कारणवश प्रोविजनल भी नहीं ला सकते हैं तो आप उसी अंक पत्र को स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा किया है मैंने किया है, इसलिए मुझे पता है, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है। अब पात्रता परीक्षा में आपको सिर्फ मार्कशीट यानी कि वो दिया जाता है कि आप भाई पात्र हो बीपीएससी टीआरई में आने के लिए, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए थोड़ी बुलाया जाएगा। जब आप टीआरई पास करोगे तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब तक अपनी डिग्री निकलवा लेना। आप कहते ना कि उन दिनों नहीं था मेरे पास, लेकिन फिर भी यदि संभव है तो आप प्रोविजनल जाके ले आइए, अगर ओरिजिनल नहीं है तो, क्योंकि अंक पत्र मुझे पता है सबके पास होगा, लेकिन है ना, डिग्री अक्सर करके डिग्री हम थोड़ी लापरवाही करते हैं, डिग्री नहीं निकालते, लेकिन आप जाइए प्रोविजनल निकलवा लीजिए। अगर नहीं भी है, अगर किसी कारणवश प्रोविजनल नहीं मिल पाता है तो आप अंक पत्र को ही स्कैन करिए और उस वाली जगह पे अपलोड कर दीजिए जहां प्रमाण पत्र वाला, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमने किया है और बकायदे मेरा मार्कशीट वगैरह सब आया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये क्या है, स्नातकोत्तर का प्रमाण, वही सेम चीज, पीजी भाई आप पेपर 2 के लिए भरोगे, और पेपर 2 के लिए भी नहीं, अगर पेपर 1 के लिए भी भरते हो तो भाई हम तो अपना सारा डिग्री अपना अपलोड करते हैं ना, अगर हमारे पास पीजी है तो हम अपलोड कर देंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा पेपर 2 के लिए भी भर रहा है तो उसके लिए तो ये पीजी की डिग्री और प्रमाण पत्र और अंक पत्र ये दोनों ही क्या है, अनिवार्य है, तो वही काम आप इसमें भी कर लीजिएगा। अगर किसी कारणवश प्रोविजनल, जैसे कभी कभी होता है ना, 1-1 साल हो जाता है पीजी किए हुए, हम डिग्री हमें नहीं मिल पाती है, तो आप बस वही काम करिएगा, अंक पत्र है तो स्कैन करके उसमें डाल दीजिएगा,
है ना। और बकायदे वही चीज आप प्रमाण पत्र वाले सेक्शन में जाइएगा। और इनकेस बहुत जरूरी है तो अगर आप आसपास ही हो कॉलेज के तो आप जाना और कह दीजिएगा कि श्रीमान मुझे प्रोविजनल दे दीजिए, तो प्रोविजनल लेके आइए स्कैन करके। तो कोशिश करिएगा जब लगे कि नहीं हो पा रहा तब वो काम करिएगा जो मैंने किया था, ठीक है। चलिए, बीएड का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, देखो बीएड भी आपने कर लिया है, डिग्री नहीं है तो वही काम सेम टू सेम वही कर दीजिएगा, है ना। लेकिन कोशिश करिएगा कि प्रोविजनल मिल जाए। बाकी अगर अन्य शैक्षिक योग्यता है तो आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप अगर निवास प्रमाण पत्र लगाओगे तो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा, है ना, बनाया गया जो भी है वो लगेगा। चाहे आप, ये सब बिहार राज्य के बच्चों के लिए, बिहार राज्य के बच्चों के लिए तो उनको तो पता ही है कि हमें जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये वाला मेन था। अगर पहला संभव करिएगा कि ओरिजिनल लगाइए, नहीं मिल पाता है अगर डिग्री तो आप प्रोविजनल जा करके कॉलेज से ले आइए। जब यथासंभव आप बहुत दूर हो, नहीं हो पा रहा है तो अंक पत्र ही दोनों में अपलोड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये एक पात्रता परीक्षा है ना। तो ये था बच्चों। और रही बात बुक्स की, तो देखो 1 महीने का समय है ना, 1 महीने का समय है। और देखो आवेदन की तारीख देख रहे हो 11 सितंबर है, लेकिन अभी तक फॉर्म नहीं भरा जा रहा। कल से शुरू हो गया है लेकिन फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। इसके पीछे का कारण है कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है। यहाँ पे लिखा है ना, सर्वर सेल बी स्लो डाउन। ये लोग अभी मेंटेनेंस का कार्य कर रहे हैं जिसकी वजह से ये वेबसाइट अभी काम नहीं कर रहा है ना। तो ये मत समझना ये लोग जितना दिन डिले करेंगे उतना आपको आगे समय देंगे, है ना, तो वो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए, अब दूसरी चीज है, हमें बुक्स पर बात करनी है कि भाई बुक्स क्या होना चाहिए। तो बच्चों जो बुक्स होना है, इसमें इन्होंने कहा है कि राज्य के विश्वविद्यालय का जो मेन लेवल है वैसे ही उन्हीं की किताबों से अपने विषय का आप पढ़िए, लेकिन कुछ मत करिएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, मुझे पता है, मैंने दिया है। क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है तो हमें उतना नहीं पता चल पाता कि पेपर में क्या आया है, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बहुत बेसिक। अगर आप अपने विषय में अगर 70% के भी जानकार हो तो ये जान लो कि आपका 150 में 75 नंबर लाना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। और उसके लिए हम मैराथन की व्यवस्था करेंगे आपके लिए। एस्टेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी एस्टेट से 10-15 दिन पहले ही हम आपकी एसएसटी, है ना, और कुछ वैसे विषय होंगे जिसकी हम मैराथन क्लास आपको क्लास में ही तैयार करवा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यही था पूरा। यदि आपके मन में और भी संशय हो तो बहुत प्रेम पूर्वक जो है कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल दीजिएगा, हमारे तरफ से उस चीज का रिप्लाई आपको दिया जाएगा। और दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।